हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, बंधन, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके अकेडमी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 में बायोलॉजी को। बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रश्नों को मैंने इसमें रखा है। 50 बहुविकल्पी प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। कितने बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे बेटे हमारे इस वीडियो में? हम करने वाले बेटे 50 बहुविकल्पी प्रश्नों को आपको करने वाले हैं, जो हूबहू बोर्ड एग्जाम 2026 में आपको देखने को मिलने वाला है। मैंने बेहतर से बेहतरीन प्रश्नों को यहाँ पे रखा है। मेरा वादा रहा है बेटे, इन प्रश्नों को आपको करने के बाद एक भी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटे, ठीक है? हाँ, इसी प्रकार की मैं वीडियो और भी लाता रहूंगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं बेटे। पहले प्रश्न में क्या कहा है, ये लीजिए पहला प्रश्न। चलिए पहला प्रश्न को देखिए बेटे। चलिए पहले प्रश्न में क्या कह रहे हैं, 2025 में आया हुआ प्रश्न है। मानव में निम्न में से कौन उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है? यानी जो कुछ अंग हमें दिए गए हैं, इनमें से उत्सर्जन से कौन सा संबंधित है, ये हमको बताना है। पहला ऑप्शन ए आमाशय, बी प्लीहा, सी हृदय, डी वृक्क जिसको कहा जाता है किडनी। वृक्क किडनी, इसको लिख लें बच्चे, किडनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटे ऑप्शन डी किडनी। यानी उत्सर्जन से जो संबंधित हमारा अंग है बेटे, वो कौन सा है बच्चों? किडनी। ठीक है, द राइट आंसर किडनी। अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या कह रहे हैं बेटे सुशांत जी? अगले प्रश्न में कह रहे हैं कि जीवों में अपने कायिक भाग, जीवों में अपने कायिक भाग, ये जो कायिक भाग है बेटे, इनका अर्थ होता है, ना समझ में आए तो यहाँ लिखिए शारीरिक। शारीरिक भाग, कायिक का मतलब होता है बेटे शारीरिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता को कहा जाता है। यानी जो जीव होते हैं बेटे, उनमें शरीर से जो नए जीव उत्पन्न होते हैं उसको क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए विखंडन, बी मुकुलन, सी पुनरुद्भवन और डी खंडन। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो क्या रहेगा बेटे? बी ऑप्शन सी पुनरुद्भवन। यानी जीवों के शरीर से जो नए जीव उत्पन्न होते हैं उस अभिक्रिया को कहें या क्षमता को क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहा जाता है? पुनरुद्भवन। अगला अगला देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पादप हार्मोन्स नहीं है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न, कई बार यहां से प्रश्न बनने वाले हैं। ये 2025 में आया हुआ प्रश्न है, ये भी इस पर बड़े ट्रिपल स्टार लगा। यहां से मैं आपको बातें और समझाऊंगा। एक है पादप हार्मोन्स और एक रहता है रिलेटेड, यहाँ रहेगा जंतु हार्मोन। आपको दोनों बातें अच्छी तरीके से समझना है और इनको याद करना है कि पादप हार्मोन्स कौन से होते हैं, जंतु हार्मोन कौन से होते हैं। ठीक है, हाँ, तो पहले मैं एक ही बात को समझाता हूँ। चलिए अब समझे थे। ऑक्सिन, ऑप्शन ए है बेटे ऑक्सन, बी साइको साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी थायरोक्सिन, ऑप्शन डी जिबेरेलिन। तो इनमें से जो पादप हार्मोन्स नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चे वो रहेगा बेटे ऑप्शन सी थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो है बेटे ये एक जंतु हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? जंतु। ये नोट करें बच्चे, जंतु हार्मोन। ये लीजिए हार्मोन्स, ये कैसा हार्मोन्स है बच्चों? ये है बेटे जंतु हार्मोन्स। पादप का अर्थ होता है बेटे पेड़ पौधे, यानी जो पेड़ पौधों में जो हार्मोन्स पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि पादप हार्मोन्स हमारे कौन है सर? एक तो ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया और एक जिबेरेलिन हो गया। ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण पादप हार्मोन्स है, कौन कौन से हैं बेटे? एक ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और ये जिबेरेलिन। अच्छा, ऑक्सिन का क्या काम है ये बात मैं आपको समझाता हूँ। चलिए फिर से समझाते हैं, बढ़िया तरीका से समझने का प्रयास करिए।
चलिए एक एक बात को मैंने थोड़ा डीपली रखा है जिससे आप समझ सकें। पादप हार्मोन्स, पहली बात समझेंगे बेटे कि पादप हार्मोन्स क्या है। पादप हार्मोन वे रसायन होते हैं जो पौधों की वृद्धि, विकास और विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, पादप हार्मोन्स कहलाते हैं। तो आपने पादप हार्मोन्स भी पढ़े। अब बात करते हैं बेटे मुख्य पादप हार्मोन, यानी जो हमारे इम्पोर्टेंट पेड़ पौधों के जो इम्पोर्टेंट पादप हार्मोन्स हैं एवं उनके कार्य। जो हमारे महत्वपूर्ण पादप हार्मोन्स है हम उनके कार्यों को भी देखते हैं और जो इम्पोर्टेंट है उनमें कौन कौन से हैं वो भी देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न, पहला ये हमारा बेटे ऑक्सीजन, मैंने कहा ये काफी इंपॉर्टेंट है तो पहला नोट करें बच्चे ऑक्सीजन। अब बात करते हैं इनकी कार्य। तो ऑक्सीजन का जो मुख्य कार्य है बेटे वो क्या है वो समझिए। तने की लंबाई बढ़ाना, यानी जो तना है उसकी जो लंबाई बढ़ाने में जो मदद करता है। तो पूछा जाए बेटे कि तने की लंबाई के लिए आवश्यक हार्मोन्स, पादप हार्मोन्स कौन सा है, तो किसका नाम लेना है बेटे, ऑक्सीजन हार्मोन्स। दूसरा जड़ों के विकास में मदद करता है। तो ऑक्सीजन जो हार्मोन्स होता है वो पेड़ों पौधों की जड़ों में भी मदद करता है। तीसरा प्रकाश की दिशा में पौधों को झुकाव या प्रकाश पुनर्वर्तन करता है। यानी पेड़ पौधे, ये हार्मोन्स क्या करता है कि पेड़ पौधों को जिधर प्रकाश होता है उधर की ओर क्या करता है, झुकाव उत्पन्न करता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जिब्रेलिन की। किसकी बात करेंगे बेटे, जिब्रेलिन। ये जो जिब्रेलिन हार्मोन्स है ये भी काफी इंपोर्टेंट मैंने बताया। पादप हार्मोन्स में मैंने तीन इंपोर्टेंट बताया, पहला ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन, एक था बेटे साइटोकाइनिन। तीन बताए थे, ये काफी इंपोर्टेंट रहे। ठीक है। हाँ, तो इनका मुख्य कार्य क्या है भाई जिब्रेलिन का, वो समझिए। तो जिब्रेलिन का जो मुख्य कार्य है बच्चे वो है पौधे की ऊंचाई बढ़ाना। नोट करें बेटे, तो पेड़ पौधों में जो ऊंचाई बढ़ाई जाती है वो मुख्य कार्य किसका है, जिब्रेलिन का। दूसरा बीजों के अंकुरण में मदद करना, फूल और फल के विकास में सहायक। फूल और फल जो विकास यानी बड़े होते हैं फूल और फल, तो उनके विकास का जो कार्य करता है वो कौन करता है, जिब्रेलिन करता है। कौन करता है बच्चे, जिब्रेलिन करता है। ठीक है जी, ठीक। चलिए आगे। हाँ आगे मैंने ये बताया था अभी, काफी इंपोर्टेंट रहेगा। अगला है साइटोकाइनिन, ये भी नोट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साइटोकाइनिन, अब बात करते हैं इनके कार्य की। तो जो साइटोकाइनिन है इनके मुख्य कार्य क्या है, कोशिका विभाजन को बढ़ावा, और दूसरी बात उनके पत्तियों को हरा और ताजा रखने का जो मुख्य कार्य है इसको नोट करें। हाँ, तो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है वो हरे रंग की होती हैं और उन्हें ताजा बनाए रखने का जो कार्य करता है वो आपका कौन करता है बेटे, साइटोकाइनिन करता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। दूसरा है कि पौधे की वृद्धि संतुलित करना, यानी प्रत्येक पौधा कितनी वृद्धि निर्धारित करेगा इसका संतुलन कौन बनाए रखता है, साइटोकाइनिन का। अगला अगला है बच्चे, ये लीजिए भाई, अगला क्या है, एस्बिक अम्ल। अगला है बेटे एस्बिक अम्ल। इस एस्बिक अम्ल का क्या कार्य है वो एक बार निर्धारित कर लेते हैं। चलिए क्या है, पौधे की वृद्धि को रोकना, यानी कौन को रोकता है, एस्बिक अम्ल। दूसरा पत्तियों के गिरने में मदद करना। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद पेड़ पौधों पर क्या हो जाता है बेटे, गर्मियों के टाइम पर पतझड़ हो जाती है। जैसे आप कहते हैं कि सर पतझड़ हो गया, ये तो पतझड़ होने का जो मुख्य कार्य होता है वो कौन सा हार्मोन्स होता है पेड़ पौधों में, पतझड़। यदि आपसे कोई पूछे कि पत्तों में पतझड़ क्यों हो जाता है पेड़ पौधों में, तो आप कहेंगे क्योंकि पेड़ पौधों में एक हार्मोन्स होता है जिसका नाम होता है बेटे एस्बिक अम्ल। क्या होता है, एस्बिक अम्ल। दूसरा सूखे की स्थिति में रंग बंद करता है। ठीक है। अगला आगे बात करते हैं एथिलीन। एथिलीन आपने देखा है कि पेड़ पौधों पर ही फल पक जाते हैं। जानते हैं क्यों पक जाते हैं, क्योंकि उन पेड़ पौधों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सॉरी माफी चाहेंगे बेटे, हार्मोन्स पाया जाता है। एथिलीन नामक हार्मोन्स के कारण ही फल पेड़ पौधों की शाखाओं पर ही
पक जाते हैं, ठीक है। हाँ, दूसरा फलों को पकाने में, ठीक है। तो देखिए ये लिखा है फलों को पकाने में, पत्तियों और फूलों के गिरने में सहायक, पौधे की परिपक्वता में भूमिका, यानी पौधों की परिपक्वता में भूमिका। आगे इसके बाद बात करते हैं बेटे जंतु हार्मोन्स की। किसकी बातचीत करते हैं अब? जंतु हार्मोन्स। देखिए पादप हार्मोन्स आपने कंप्लीट कर दिए, पहला पढ़ लिया, ऑक्सिन हमने पढ़ा, जिब्रेलिन हमने पढ़ा, साइटोकाइनिन पढ़ा आपने, एथिलीन आपने पढ़ा, एक इंपोर्टेंट्स थे वो आपको मैंने पांचों पढ़ा दिए थे। इसके बाद अब हम बात करते हैं जंतु हार्मोन्स, इनके बारे में बात करेंगे अब, जंतु हार्मोन यानी एनिमल। अब बात करते हैं कि जंतु हार्मोन क्या होता है, तो पढ़ते हैं कि जंतु हार्मोन वे रासायनिक संदेशवाहक हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं और शरीर के अलग अलग कार्यों को नियंत्रित करते हैं, यानी जंतु हार्मोन क्या हो गया। हाँ, अब बात करते हैं प्रमुख जंतु हार्मोन्स और उनके कार्य। तो मोस्टली जो इम्पोर्टेंट तो जंतु हार्मोन्स हैं उनके बारे में बातचीत करते हैं। पहला उनमें है थायरोक्सिन, मैंने बताया ये इम्पोर्टेंट, एक थायरोक्सिन होता है, एक एड्रेनल होता है और उनमें इंसुलिन भी होता है, ठीक है। हाँ, तो शरीर, इनका मुख्य कार्य देखते हैं, शरीर की वृद्धि और विकास नियंत्रित करता है। दूसरा मेटाबॉलिज्म को दर को बढ़ाता है। इसके बाद अगला हार्मोन है हमारा इंसुलिन, इसको भी नोट करें भैया, बड़ा अच्छा है। इंसुलिन की जो कमी से रोग पूछा जाता है, तो इसकी जो कमी से रोग होता है तो वो होता है मधुमेह। इंसुलिन की कमी से हमें जो रोग होता है उसको कहते हैं मधुमेह, डायबिटीज जिसे कहते हैं। अगला, अच्छा इनका मुख्य कार्य क्या है भाई? इंसुलिन का जो कार्य है ये रक्त में शर्करा का स्तर कम करता है और ग्लूकोज को कोशिकाओं में पहुंचाता है, यानी शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं वो ग्लूकोज को कौन पहुंचाता है? इंसुलिन नामक हार्मोन्स पहुंचाता है, ठीक है। अच्छा ये कभी कभी ये पूछा जाता है कि इंसुलिन नामक हार्मोन्स इसमें पाया जाता है, ये भी कई बार पूछा गया है, तो बताना बेटे अग्न्याशय, इसमें पाया जाता है अग्न्याशय में, ठीक है, ये भी नोट कर लें, ये भी कई बार पूछा गया हुआ है। अगला अगला क्वेश्चन है बेटे ग्लूकागॉन। अगला हमारा जो हार्मोन्स है ग्लूकागॉन। अब इनका क्या काम है? इनका काम है रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ाना, यकृत से ग्लूकोज निकलवाता है, यानी यकृत में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है उसको निकालने का मुख्य कार्य किनका होता है? ग्लूकागॉन हार्मोन्स का होता है। अगला इसके बाद है ये आगे है एड्रेनालिन। मैंने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट रहता है, इसको आप नोट करें। इनका मुख्य कार्य क्या है? आपात स्थिति में शरीर को तैयार करता है, यानी आपातकालीन की यदि कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है तो ये हमें शरीर को तुरंत सूचना देता है, तुरंत तैयार करता है। दूसरा हृदय गति और रक्तचाप बढ़ाता है, यानी कोई भी बात अचानक होती है तो हृदय गति आपने देखी होगी, एकदम हम घबरा जाते हैं, तो किसके कारण होता है? ये सभी सूचना पर हाँ एड्रेनलिन के कारण होता है। चलिए ये अगला है ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स का मुख्य काम क्या है? शरीर की लंबाई और हड्डियों की वृद्धि में सहायक। दूसरा है अगला नोट करिए, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बच्चों में जब कुछ अवस्था हो जाती है बड़ी, उसके बाद जो दाढ़ी मूंछ निकल आती है उनका उत्तरदायित्व इसी का होता है। देखिए पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण
जैसे दाढ़ी, एक अवस्था के बाद भारी आवाज हो जाना, विकसित करता है। तो ये सभी लक्षणों को जो विकसित करता है कौन करता है बेटे? टेस्टोस्टेरोन। इसलिए इसको इंपोर्टेंट है, ठीक है। हाँ, अगला एक और है बेटे एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ये भी बहुत इंपोर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि स्त्रियों में मासिक धर्म जो चक्र होता है, महीने पर जो महामारी कहते हैं जिसको, मासिक धर्म की जो महिलाओं में समस्या होती है उसको जो नियंत्रित करता है वो किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो वो किसके नियंत्रित की जाती है बच्चे? हाँ देखिए, स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण और मासिक धर्म चक्र, मैंने कहा बेटे, यानी मासिक धर्म चक्र को जो नियंत्रित करने का काम करता है वो कौन सा हार्मोन करता है बेटे? एस्ट्रोजन। कौन करता है? एस्ट्रोजन। काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। अगला आगे है प्रोजेस्टेरोन। ये क्या है बेटे? ये भी बहुत बढ़िया है, इंपोर्टेंट। ये गर्भ अवस्था को निर्धारित वो करता है, बनाए रखता है। ये भी बहुत पूछा गया है, ये भी नोट करें बेटे कि गर्भ अवस्था को बनाए रखने में मदद करता है। तो गर्भ अवस्था को, यानी स्त्री की जो गर्भ अवस्था है उस अवस्था को बनाए रखने का मुख्य कार्य जो होता है बेटे इनका होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का। ये आपको इंपोर्टेंट, इनके हमने पादप हार्मोन्स और जंत हार्मोन्स के बारे में आपको दोनों के जो इंपोर्टेंट थे मैंने आपको सभी बताए। एक एक बात को आप नोट करते चलिए। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने साथियों के साथ, और जो नए बच्चे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है बेटे हमारा 2025 में भी आया हुआ प्रश्न है। ये देखिए, कह रहे हैं कि आलिंद और निलय किस मानव अंग के भाग होते हैं? यानी आलिंद और जो निलय होता है बेटे किस अंग के हमारे भाग होते हैं? अच्छा, हमने एक बात पढ़ी थी कि ये जो, ये लीजिए, एक अंग होता है हमारा जिसको कहा जाता है बेटे हृदय। क्या कहते हैं? हृदय। ये लीजिए, अब ये मैंने हृदय बनाया तो हमारा जो हृदय होता है बेटे, मानव का हृदय जो होता है वो चार भागों में बटा होता है। एक ऊपरी जो दो भाग होते हैं, इन दो भागों को कहा जाता है बेटे आलिंद। ऊपरी दो भाग है इन्हें क्या कहते हैं? आलिंद, ठीक है। और निचले ये जो दो भाग हैं इनको कहा जाता है बच्चों निलय। निलय, ये बात नोट करें। तो ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? आलिंद कहते हैं, और निचले भाग को क्या कहते हैं? निलय कहते हैं। इसको कहा जाता है बेटे दाया निलय, सॉरी दाया आलिंद, और इसको कहेंगे बेटे बाया आलिंद। देखना, दो भाग ये बन गए। दूसरा, और इसको कहा जाता है बेटे दाया निलय, और इसको कहा जाता है बच्चों बाया निलय। तो ये भी हिस्सा कितना बना? दो। तो देखिए बेटे दो ये और दो ये, तो यानी हम कह सकते हैं, हमसे ये भी पूछा जाता है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं या चेंबर होते हैं? तो आपको राइट आंसर लगाना है बेटे चार। यानी मानवीय हृदय कितने कोष्ठी होता है? चार कोष्ठी होता है, ठीक है। हाँ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बेटे हृदय। हाँ, तो आपने समझ लिया होगा हृदय देखे बेटे किस ऑप्शन में दिया गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए हृदय। ये लीजिए आगे। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में है कि पुष्प के जनन अंग कौन से हैं? बाह्य ऑप्शन ए, और इधर है बेटे ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखेंगे तो कौन से होगा बेटे? पुंकेसर और स्त्री केसर किसमें है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में पुंकेसर एवं स्त्री केसर। ये होता है बेटे मादा, सॉरी ये नर भाग होता है उसका, और स्त्री केसर भाग जो होता है बेटे इसको कहते हैं मादा भाग, मादा जननांग। ये आपका पुष्प का मादा जननांग है, ठीक है। अगला प्रश्न। ये अगला है छठवां, कह रहे हैं कि मेंडल ने गणित
एवं विज्ञान का अध्ययन किस विश्वविद्यालय में किया था। यानी जो आनुवांशिकी के जो पिता थे बेटे ग्रेगर जॉन मेंडल था, इन्होंने किस विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन किया था। ऑप्शन ए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी मद्रास विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी वियना विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी पेरिस विश्वविद्यालय। बताइए किसमें किया था। तो आप समझ रहे होंगे बेटे कि अगर आपने मेंडल साहब की जीवनी को पढ़ा होगा, उसमें एक चैप्टर में थोड़ी सी इनकी जीवनी के बारे में अवश्य बताया गया है। हाँ, तो वियना में किसमें किया था बेटे, इन्होंने विश्वविद्यालय में जो उच्च शिक्षा होती है वो कहाँ प्राप्त की थी, वियना विश्वविद्यालय में। एक प्रश्न उच्च का हुआ था बेटे, एक इनकी प्राथमिक शिक्षा पर भी आता है, ये भी नोट कर लें बेटे। प्राथमिक, जिसको कहेंगे बेटे प्रारंभिक शिक्षा, तो इन्होंने जो प्राथमिक शिक्षा कहें या अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो प्राप्त की थी वो वहां एक गिरजाघर में प्राप्त की, गिरजाघर के लिए कहां पर प्राप्त की थी, गिरजाघर के अंदर उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षाएं प्राप्त की थी। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहे हैं अपोहन संबंधित है ऑप्शन ए पोषण से, बी श्वसन से, सी उत्सर्जन से, डी परिवहन से। बताइए अपोहन जो संबंधित होता है उत्सर्जन से, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उत्सर्जन होगा। अपोहन का मतलब ही उत्सर्जन होता है। ठीक है, हाँ। अगला, ये भी प्रश्न 2025 में देखना बेटे आया हुआ प्रश्न, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु हार्मोन्स है। ये देखो मैंने कहा, अभी मैंने जंतु हार्मोन्स आपको शुरुआत में वीडियो में बताए थे, तीसरे क्वेश्चन पर मैंने आपको बताया था कि जंतु हार्मोन कौन कौन से हैं और पादप हार्मोन कौन कौन से। तो यहाँ देखें बेटे ऑक्सिन, ये आपका पादप हार्मोन्स, जेब्रेलिन ये भी पादप हार्मोन्स था, और साइटोकाइनिन ये भी क्या थे, सब ये सभी क्या थे बेटे पादप हार्मोन्स। क्या थे बच्चों, पादप हार्मोन्स, हार्मोन्स। इसको बेटे जरूर याद करिएगा बच्चों। ठीक है, तो ये तीनों आपके क्या हैं, पादप हार्मोन्स। तो रह गया ए, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एड्रेनल। तो एड्रेनल क्या हुआ, जंतु हार्मोन्स। ठीक है, हाँ। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न समझिए। क्या कह रहे हैं बेटे, ये भी 2025 में आया हुआ प्रश्न है। कह रहे हैं बेटे क्लोरोफिल आवश्यक है, क्लोरोफिल किसके लिए आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए, श्वसन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, बाष्पोत्सर्जन के लिए। तो क्लोरोफिल किसके लिए आवश्यक होता है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसका 9 का क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा। 10 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन शीर्ष मांसाहारी है। ये तो आप समझते ही हैं कि मांसाहारी कौन होता है, जो मांस को खाने वाले होते हैं उसको क्या कहते हैं, मांसाहारी। यानी ऐसे जीव जंतु जो मांस का ही भक्षण करते हैं उन्हें मांसाहारी कहा जाता है। चलिए ऑप्शन ए सांप, बी खरगोश, सी बकरी, ऑप्शन डी शेर। अब तो आप समझ गए होंगे, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शेर, हमारा शीर्ष मांसाहारियों में से एक नंबर का। ठीक है, शीर्ष मांसाहारी कौन है, हमारे शेर भाई। अगला है द्वार कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये पेड़ पौधों में पाई जाती है। पहली बात, अगर ये पूछ ले कि कहाँ पाई जाती हैं, तो पेड़ पौधों में। कहाँ पाई जाती है बेटे, पेड़ पौधों में। और इनका मुख्य कार्य होता है बेटे गैसों का आदान आदान प्रदान, आदान प्रदान
करना है, ये नोट करें इस बात को। यानी तुमने देखा होगा कि पेड़, आप कहते हैं कि सर गैस हम जो निकालते हैं वो गैस को पेड़ एब्जॉर्ब यानी ले लेते हैं हमसे, और पेड़ पौधों से हमको क्या मिलता है बेटे, ऑक्सीजन। तो जब मिलता है जो आप देते हैं वो पेड़ ले लेते हैं, तो ऐसा कैसे ले लेते हैं, तो वो किनके द्वारा लिया जाता है भाई, द्वार कोशिकाएं द्वारा, ठीक है। और ये द्वार कोशिका पेड़ पौधों में नलियाओं के रूप में होते, इनको कहा जाता है। उसमें द्वार कोशिका कहाँ मिलती है बेटे, स्टोमेटा में। तो वही ये पूछ रहे हैं कि द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, स्टोमेटा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टोमेटा, ठीक है। हाँ, निम्न का शीर्ष मासा, ये तो वही आ गया भाई, रिपीटेशन हो गया। अच्छा, ये फिर से रिपीटेशन हो गया, ठीक। चलिए, हाँ 11 हो गए, 12 में देखते हैं क्या कह रहे हैं हमारे में। कह रहे हैं कि मनुष्य में वृक्क, वृक्क हमने आपको बताया था, क्या बताया था बच्चों, ये था बच्चे किडनी। ये क्या था आपका, ये था किडनी। किडनी एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किडनी किससे संबंधित है, ये तो अभी पढ़ाया था। ऑप्शन ए पोषण, बी उत्सर्जन, सी श्वसन, डी परिवहन। तो किनसे संबंधित है बेटे, पोषण से, और सॉरी किससे संबंधित है, उत्सर्जन से। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किनसे संबंधित होगा बेटे, उत्सर्जन। ये किडनी वाला कई बार आ चुका है, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना है बेटे, एक एक प्रश्न आया हुआ है बोर्ड एग्जाम, देखते हैं 2025 के आए हुए प्रश्न है सभी ये। देखो 2025 में, अब आप यहाँ समझ लीजिए कि कैसे प्रश्न आते हैं। अगला क्या कह रहे हैं, के लिए 13वां सवाल 2025 का आया हुआ प्रश्न। कह रहे हैं कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। ये जो मस्तिष्क है ना वो किसके प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। पहला ऑप्शन ए सोचने के लिए, बिल्कुल सही। हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने के लिए, ये भी सही। शरीर को संतुलन बनाने के लिए, ये भी बिल्कुल सही। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो कौन सा होगा, इनमें से सभी के लिए। इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से सभी, ठीक। अगला आगे कह रहे हैं कि मेंडल के अनुसार, बड़ा अच्छा प्रश्न है बेटे, 2025 में आया हुआ प्रश्न, ये भी 2025 का प्रश्न है। कह रहे हैं बेटे कि मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध बौना पौधे, यानी मेंडल के अनुसार जो मटर के शुद्ध बौने पौधे हैं उनका जीन प्रारूप होता है। बड़ा बढ़िया प्रश्न, इंपोर्टेंट रखेंगे बेटे बोर्ड एग्जाम 2026, ठीक है। तो मेंडल साहब ने जो मटर का प्रयोग किया था बेटे, उनमें जो शुद्ध बौने पौधे हैं तो उनको रखा था ऑप्शन ए डबल टी, कैपिटल टी था थोड़ी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आप अच्छी तरीका से जानते हैं कि जो शुद्ध बौने पौधे थे उनका था बेटे स्मॉल डबल टी। अच्छा, शुद्ध बौना हो गया। अब एक बात और आप नोट करिएगा, शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध लंबा पौधे। अगर बोने की बात पूछ ली, हो सकता है बेटे कल वो लंबे की पूछ ले, तो शुद्ध लंबे पौधों को उन्होंने रखा था। उसका जो जीन प्रारूप था बेटे वो था स्मॉल, सॉरी कैपिटल डबल टी। क्या था बच्चों, कैपिटल डबल टी, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक। अगला अगले प्रश्न पर है बेटे, ये अगला 17वां प्रश्न 2025 में आया हुआ भी, ये भी प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन शीर्ष मांसाहारी है। ये भी अभी आपने जो ऐसा प्रश्न किया था, ऑप्शन ए में है आपका, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी मेढक, ऑप्शन डी सांप। तो आप समझ रहे होंगे कि तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी बाघ। यानी जो बाघ है वो शीर्ष मांसाहारी में, उधर कौन था, शेर, ठीक है। अगला अगले प्रश्न कह रहे हैं कि निम्न में से कौन जल वहन, जल एवं खनिज, बड़ा अच्छा प्रश्न है। जल एवं खनिज के संवहन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए जाइलम, बी फ्लोएम,
सी फल, डी बीज। यानी जो पेड़ पौधा जो होते हैं उनमें कौन जल और खनिजों को ले जाता है, ठीक है। तो यहां समझिए, देखो ये मान लीजिए आपने पेड़ पौधा है, ठीक है, और यहाँ क्या होती है उसकी निचले हिस्सों में या जड़ी होती है, और ये आपकी पृथ्वी है, तो यहाँ पर जल भी होगा और इसमें पेड़ पौधों के लिए आवश्यक तत्व भी होते हैं, ठीक है, जिन्हें कहते हैं आवश्यक खनिज। अब यहां से भाई इन पेड़ पौधों पर कुछ शाखाएं लगी होती हैं, ये आपकी शाखाएं हैं, इन शाखा में ये आपकी पत्तियां भी होती हैं भाई। तब इनमें भोजन की भी व्यवस्था होती है, अरे जल की भी आवश्यकता है तो इनको भी आवश्यकता है। तो यहां से पृथ्वी से जो जल ले जाया जाता है इन पेड़ पत्तियों तनों को, उस अभिक्रिया को नलिकाएं द्वारा जाती है, इनमें होती नलिकाएं, इन्हें कहते हैं द्वार कोशिका। मैंने आपको बताया, ये आपने पीछे पढ़ा, हाँ। तो ये जो नलिकाओं से ये जल और खनिज जाता है वो सभी पेड़ पौधे पत्तियों सभी को लिए जाते हैं। इसी अभिक्रिया को कहा जाता है बेटे जाइलम। जाइलम क्या कहेंगे इस अभिक्रिया को? जाइलम। एक और नोट करें यहां, अब जैसे पेड़ पौधे हैं, इस प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा इन पेड़ पौधों ने क्या किया कि यहाँ अपना भोजन बनाया। अब ये भोजन बन गया, और ये भोजन बेटे किसके रूप में बनता है पेड़ पौधों में, ये भी बहुत पूछा जाता है, स्टार्च के रूप में। किसके रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में, या जिसको कहते हैं बेटे मंड, ठीक है। तो किसके रूप में होगा? स्टार्च या मंड। तो ये जब भोजन बन जाता है तो ये भी भोजन इन सभी पेड़ पौधों की शाखाओं को जाता है। तो पेड़ पौधों की इस शाखाओं में सभी में जाता है, उसको कहा जाता है फ्लोएम। फ्लोएम, ये दोनों क्रियाएं बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम का मुख्य कार्य क्या बताया था? जल का वहन एवं खनिज का संवहन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या बताया था बेटे मैंने? भोजन, लिखेंगे बेटे भोजन का संवहन, संवहन। किसका संवहन कर रहे हैं? भोजन का संवहन, यानी जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो भोजन बनता है पेड़ पौधों की प्रत्येक शाखाएं जड़ें सभी तक पहुंचाने का काम किसका होता है? फ्लोएम के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपके में क्या कह रहे हैं वो समझिए, प्रयास करते हैं। चलिए 2025 का आया हुआ प्रश्न है ये भी भाई। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? लीजिए, मैंने अभी बड़ा पहले भी कहा था कि ये पादप हार्मोन्स और जंत हार्मोन्स पर एक प्रश्न आपको 2026 के लगभग देखने को सॉरी में मिल सकता है, ठीक है, इसलिए याद करना। पादप हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? ऑक्सिन, ये भी पादप हार्मोन्स है, बड़ा अच्छी तरीका से हम पहले सर आपने बताया था हमें तीसरे क्वेश्चन पर। जिब्रेलिन, ये भी पादप हार्मोन्स है। साइटोकाइनिन, ये भी पादप हार्मोन्स है। तो इनमें से सभी, यानी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी ये काफी इंपोर्टेंट मैंने बताए थे, तीनों के तीनों, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। अच्छा, जंत हार्मोन्स में कौन बताया था इंपोर्टेंट मैंने? एड्रेनिन और एक थायरोक्सिन, प्रोटोजेस्ट, ठीक है। अगला, अगले में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीज, अब कैसा है? शुद्ध लंबा था, शुद्ध बौना हो गया बेटे, अब कैसी बात आ रही है? शुद्ध गोल बीज को प्रकट करता है जी। ऑप्शन ए ये हो नहीं सकता, आपने पहले ही सीख लिया है, हाँ। ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा। ये तो शुद्ध बौना था, ये तो आप पहले ही रट चुके हैं, तो इसमें से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डबल आर, कैपिटल डबल आर, शुद्ध गोल बीजों को। अच्छा, स्मॉल आर किसका होता है? स्मॉल आर, डबल स्मॉल आर, कमेंट सेशन में जवाब दीजिए किसका होता है? स्मॉल डबल आर। चलिए आगे अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या कह रहे हैं ये देख लीजिए। अगले प्रश्न में ये दे रहे हैं कि इंसुलिन हार्मोन्स, किसकी बात हो रही है? इंसुलिन हार्मोन्स की। मैंने पहले भी कहा था कि ये एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जंत हार्मोन। ये कैसा हार्मोन्स है? जंत हार्मोन्स, जंत
हार्मोन्स। ये लीजिए बाबू, ये हो गया आपका जंतु हार्मोन्स का कार्य है। मैंने बताया था कि क्या कार्य था। जंतु हार्मोन्स में इंसुलिन का मुख्य कार्य होता है कि रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना है। हाँ, देखते हैं इसमें कहीं है रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना, यानी ऑप्शन सी में ये बात कही गई है। तो इसका ऑप्शन सी आपका राइट है। इसकी मात्रा को नियंत्रित करना है ऑप्शन सी शर्करा। चलिए आगे। अगला है प्रश्न 20वां प्रश्न 2025 में। ये भी देखे आपने 20 प्रश्न सभी के सभी किसमें आए हुए, तो 2025 के आए हुए प्रश्नों को रखा है। एक एक प्रश्न को मैंने बड़ा छांट के और शानदार तरीका से रखा है, ठीक है। इसकी आज यहाँ पर 50 प्रश्न करने वाले हैं इस वीडियो में। अगले वीडियो पार्ट 2 इसी की रहेगी। अगर आपका सहयोग मिलता है तो मैं एक से एक बेहतरीन वीडियो आपके साथ लाता रहूंगा। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले कि वीडियो कैसी है। हाँ, चलिए अगला। अगले कह रहे हैं कि निम्न में से कौन एक कृत्रिम पारतंत्र, कृत्रिम का मतलब समझ लें बेटा पहले। कृत्रिम का मतलब, कृत्रिम पारतंत्र का मतलब होता है मानव निर्मित, यानी मानव निर्मित। कृत्रिम का मतलब होता है कि ऐसा पारतंत्र जिसको मनुष्य बना सकता है, उसको कहते हैं कृत्रिम। अगला, तो अब ऑप्शन के साथ चलिएगा। ऑप्शन में देखिएगा, वन क्या मनुष्य बना सकता है वनों को? नदी नहीं, मरुस्थल नहीं। तो हमारा राइट आंसर एक रह गया ऑप्शन सी, जो मनुष्य के हाथ की बात है, मन में आए वहां बगीचा बना सकते। ठीक है, ठीक। अगला अगला है कि फुफ्फुसी कोशिकाएं पाई जाती है। फुफ्फुसी का अर्थ होता है कि फेफड़ों से, इनसे रिलेटेड होता है ये मामला। ये लीजिए फेफड़ा, फेफड़ों से, तो फुफ्फुसी का मतलब ही फेफड़ों से है। तो इसमें कह रहे हैं कोशिका पाई जाती, तो फिर किसमें पाई जाएंगी? फेफड़ों में ही होंगी सर ये। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला। अगला प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं हमें? अगले प्रश्न कह रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस गैस का अवक्षय करती है? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। किस गैस का अवक्षय करती है? कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, ओजोन का, ऑक्सीजन का। ऑप्शन ए कार्बन डाई, बी नाइट्रोजन, सी और ये डी ऑक्सीजन। किसका करती है? ओजोन का। ये लीजिए ऑप्शन सी ओजोन। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? अगले प्रश्न में कह रहे हैं कि कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। कोशिकीय प्रक्रम में जो ऊर्जा मुद्रा को मापने का मापक दंड है उसको क्या कहते हैं, ये इनका अर्थ हुआ। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, ग्लाइकोज और पायरुवेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो रहेगा आपका जी एटीपी। क्या रहेगा बच्चों? एटीपी। अगले प्रश्न पर चलिएगा। पित्त रस का श्राप, देखिए 2025 में ये भी आया हुआ प्रश्न है। हाँ, ये 2025 का भी बेहतरीन प्रश्नों में से एक प्रश्न, बड़ा शानदार प्रश्न है। पित्त रस का श्राव होता है। श्राव का मतलब होता है बेटे निकलना। श्राव का मतलब क्या होता है बच्चे? निकलना। यानी पित्त रस कहां से निकलता है? दो बात होती है बेटे, एक तो निकलने पर प्रश्न बहुत पूछा जाता है, एक जमा होता है या स्टोर, या कहें हम ये स्टोर कहां पर होता है। और विज्ञान की भाषा में तुम्हारे वहां लिख के आएगा बेटे संग्रहित, संग्रहित। ठीक है, हाँ, ज्यादातर संग्रहित लिख के आएगा, घबरा मन जाना बेटे। ठीक है, हाँ, प्रश्न समझने का प्रयास करना। तो पित्त रस का जो स्राव होता है वो पित्ताशय से होता है जी, यकृत से होता है जी, अग्न्याशय से होता है जी, या आमाशय से होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटे ये। सर आपने जमाव, जमा कहाँ होता है ये तो बताया नहीं। इनका जो जमाव होता है बेटे वो पित्ताशय में। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि पित्त रस जमा कहाँ होता है तो कहाँ होता है बेटे? पित्ताशय। निकलता कहाँ से? ये। ठीक है, अगला। अगला है ये। अगला है एक स्वस्थ मनुष्य में
सामान्य रक्तदाब होता है। एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है बेटे, उनमें जो रक्तदाब जो होता है वो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग सही है, या बी सही है, या सी सही है, या ऑप्शन डी सही है। तो आपने खूब पढ़ा होगा, खूब जानते भी होंगे। हाँ, तो ऑप्शन इसका कौन सा सही रहेगा बेटे? 120 अधिकतम होता है, न्यूनतम हमारा 80 होता है। ठीक है, अगला ऑप्शन 26वां प्रश्न 2024 में आया हुआ है। हाइड्रा में प्रजनन होता है। अच्छा, प्रत्येक जीव अपने पीढ़ी को बेटे आगे बढ़ाने के लिए क्या करता है? प्रजनन की अभिक्रिया करता है। ठीक है, हाँ, तो मुकुलन द्वारा होता है बेटे, विखंडन द्वारा, खंडन द्वारा, या कायक प्रवर्धन द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा। हाइड्रा में जो प्रजनन की अवस्था होती है मुकुलन द्वारा होती है। एक और यहाँ पर आता है बेटे, एक ईस्ट में भी होता है। चलिए नोट करें, ईस्ट में भी मुकुलन विधि द्वारा ही प्रजनन अभिक्रिया होती है। ठीक है, अगला अगला प्रश्न है 27वां 2024 का आया हुआ प्रश्न है बेटे। मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। यानी जो मेंडल साहब थे उन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहाँ प्राप्त की थी? मैंने पहले ही बता दिया प्रश्न में ये तो। मंदिर में, स्कूल में, गुरुकुल में, कहाँ पर प्राप्त की थी? उसे गिरजाघर में। यानी जो प्रारंभिक इच्छा, हाँ, शिक्षा जो उन्होंने ग्रहण की थी वो कहाँ पर ग्रहण की थी? गिरजाघर के अंतर्गत उन्होंने अपनी शिक्षा को ग्रहण किया था। अच्छा, उच्च शिक्षा कहाँ की थी? उन्होंने उच्च शिक्षा जो ग्रहण की थी वियना विश्वविद्यालय में की थी। हाँ, ये अगला क्वेश्चन है 2024 में आया हुआ प्रश्न है। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग, मैंने कहा था बेटे काफी इंपोर्टेंट प्रश्न, लीजिए 2024 में आया हुआ प्रश्न है, प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा इनमें पौधे का कौन सा अंग है जिसको नर जननांग कहा जाता है? यानी नर जननांग कौन है? देखिए, जयांग, पुंकेसर, वृत्तकाग्र, या अंडाशय। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चे पुंकेसर। पुंकेसर पुष्प का नर जननांग है। तो स्त्री मादा जननांग कौन होगा? तो मादा जननांग होता है बेटे स्त्री केसर। ठीक है, अगला प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न पर आइए और समझने का प्रयास करते हुए चलते हैं। एक एक प्रश्न को बढ़िया शानदार जानदार तरीका के साथ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न 2025 का है। पौधों में फिलोयम, देखिए मैंने एक पिछले प्रश्न में भी इसके बारे में बात का कार्य होता है, ये आया भी है, मैंने कहा था ये बढ़िया प्रश्नों में से एक है। ऑप्शन ए, बी, सी, ऑप्शन डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो क्या रहेगा? सर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण इसके द्वारा होता था, फ्लोएम अभिक्रिया। और जल और खनिजों का संवहन किनके द्वारा होता था? अगला, मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? तो पाचन की जो शुरुआत होती है ए, बी, सी, ऑप्शन डी में लिखा है बेटे पित्ता से। तो पाचन अभिक्रिया जब मनुष्य जो भोजन को आप ग्रहण करते हैं वो पूछा जा रहा है कि ये पचना कहाँ से ही शुरू करता है। वो तो पता है आपको लास्ट में कहाँ पचता है, लेकिन ये शुरुआत में ही कहाँ से पचता है। ठीक है, तो ये जो भोजन है बेटे, जो शुरुआत इनकी पचने की जो होती है वो मुख से ही हो जाती है। मुंह में आप खाना खाते तो देखा होगा भोजन क्या है, कम होने लगता है वहीं से। हाँ, तो ये शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से ही होती है भोजन की पचने। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलिएगा आप। कह रहे हैं कि वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। वायुमंडल की जो ओजोन परत होती है बेटे वो पृथ्वी को किससे बचाती है? किन किरणों से? एक्स किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, सी गामा किरणों से, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो ओजोन परत जो है हमें जो बचाती है बेटे पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ये बहुत ही हानिकारक
चिड़े होती हैं। अगला अगला प्रश्न में क्या कह रहे हैं भैया, देख लेते हैं। सपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। आवश्यक क्या होता है? कार्बन डाई और जल की आवश्यकता क्लोरोफिल की होती है, सूर्य के प्रकाश की होती है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। हाँ तो ये मुझे लगता है थोड़ा मिस्टेक है इनमें। तो देखिए भाई, इसकी भी होती है, इनकी भी आवश्यकता पड़ती है प्रकाश। सपोषी पोषण जो यानी पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो उनको क्या होता है, इन तीनों की आवश्यकता करती है। यानी यहाँ लिखना चाहिए उपर्युक्त सभी, ये थोड़ा गलत है। ठीक है, हाँ अगला प्रश्न चलिए। कह रहे हैं कि मेंडल ने अपना प्रयोग किया था, किस पर किया था भैया? मेंडल साहब ने अपना जो प्रयोग किया था, ऑप्शन में बेटे ये गलती है, ये माफी चाहेंगे बेटे कंप्यूटर महोदय से, थोड़ी मिस्टेक हुई है उसके लिए, ये लीजिए। तो मेंडल साहब ने अपना जो प्रयोग किया था बेटे, वो किस पौधे पर किया था? मटर के पेड़ पौधे पर किया था। ये लीजिए अगला अगला अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? अगले प्रश्न में कह रहे हैं कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? ऑप्शन ए घास, बी, सी, ऑप्शन डी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा बेटे ऑप्शन घास, बकरी, मकान, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि घास क्या है बेटे? उत्पादक है। बकरी क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है, क्योंकि ये इसका भक्षण कर लेगी। और मानव क्या है बेटे? द्वितीय सेकेंडरी उपभोक्ता है। यानी इसका जो राइट आंसर सही रहेगा तो कौन सा रहेगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, हाँ अगला कह रहे हैं कि 35वां प्रश्न है, 2024 में आया हुआ प्रश्न है कि मानव में लिंग गुणसूत्र यानी निर्धारित करें बेटे लिंग गुणसूत्र। लिंग का मतलब होता है कि स्त्री पुरुष की जो निर्धारित करता है उसका, ऐसी को कहते हैं लिंग गुणधार। ठीक है, तो ये आप जानते हैं कितने होते हैं? 23, 2, 21 और 20। हम जानते हैं कि कितने होते हैं बेटे? एक तो होता है आपका एक्स, फिर एक्स होता है, या ये होंगे दो, या कह सकते हो बेटे एक्स बाई। एक्स एक्स जो लिंग गुणसूत्र होते हैं बच्चे, ये पाए जाते हैं स्त्री में। ये किस में पाए जाते हैं बेटे? स्त्री में। और ये किस में पाए जाते हैं बच्चों? पुरुष में। पुरुष देखिए, तो पुरुष में कौन कौन से लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं बच्चे? एक्स वाई पाए जाते हैं, और स्त्री में जो पाए जाते हैं एक्स एक्स होते हैं। तो लिंग यानी बच्चा लड़की होगा या लड़का होगा, इसका निर्धारक होते पुरुष के लिंग करते। देखिए एक्स और वाई, स्त्री में तो हमेशा एक्स ही एक्स रहते हैं। यदि लिंग गुणसूत्र होते एक्स एक्स बनते हैं तो लड़का लड़की होगी, और वाई एक्स बनते हैं तो लड़का होता है। ठीक है, तो जो कुछ व्यक्ति आपने देखे होंगे सामाजिक तौर पर, अगर लड़कियां अधिक पैदा हो जाती हैं, 2-4 लड़की हो जाती है, तो इसका दोषी लड़कियों को मान लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसका दोषी सिर्फ लड़का होता है, क्योंकि लिंग का निर्धारण लड़की के जीन से होता है। ठीक है, चलिए, तो इसका जो अब आप समझ गए होंगे हाँ, तो बच्चे जब आप बड़े हो जाएं तो दोष नहीं देना है, योग्य है, समझदार है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटे ऑप्शन बी, 2 गुणसूत्र होते हैं। अगला अगले क्या कह रहे हैं बेटे? मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग। अच्छा, सोचने का जो मस्तिष्क के सोचने का जो कार्य करता है वो कौन सा भाग करता है? यानी हमारा जो मस्तिष्क होता है बेटे, ऊपरी जो सिरे में ये रखा हुआ है मस्तिष्क, और कह रहे हैं कि इनकी जो कौन सा भाग है जो सोचने का काम करता है? ऑप्शन ए, बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब इनका जो राइट आंसर होगा बेटे वो रहेगा ऑप्शन ए, अग्र मस्तिष्क। यानी हमारे मस्तिष्क का जो सोचने का मुख्य कार्य है
वो किनका है बेटे? अग्र मस्तिष्क का है। किनका है बेटे? अग्र मस्तिष्क का। चलिए अगला, अगले प्रश्न पर चर्चा करिए। अगले प्रश्न है 2024 में आया हुआ प्रश्न, बड़ा अच्छा और शानदार प्रश्न। कह रहा है बच्चे, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। उत्पाद का मतलब यह है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के बाद हमको क्या मिलता है? तो आप जानते हैं, एक तो हमको ऑक्सीजन मिलती है सर, है ऑक्सीजन मिलती है, उससे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया से ऑक्सीजन मिलती है सर, है, और क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है जी। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसको देखते हुए हम लेते हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रहेगा, सही राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी। क्या क्या मिलता है जी? ग्लूकोज मिलता है जी, ऑक्सीजन होता है जी, और क्या मिलते हैं उससे? जल। अगला 2024 का आया हुआ प्रश्न है, बढ़िया और शानदार प्रश्न है। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? देखिए 2025 में भी कई बार रिपीट हुए, 2024 में भी आ रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा ये काफी बढ़िया और शानदार प्रश्न है, इसलिए आप इसको एक बार देख के जरूर जाना, ठीक है। हाँ, कह रहे हैं कि पादप हार्मोन्स है, तो आप जानते हैं पादप हार्मोन्स इनमें से कौन कौन से मैंने रटाए, कौन कौन से थे? टेस्टो टेस्टोस्टेरोन, साइटोकाइनिन, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन। अच्छा, ये तीनों तो हमारे कौन से थे? एक, दो और ये तीन, ये हमारे हो गए बेटे जंतु हार्मोन। ये कौन से हार्मोन थे बच्चों? जंतु हार्मोन्स। ये थे आपके जंतु हार्मोन। तो हमारा राइट आंसर होगा बेटे साइटोकाइनिन। कौन होगा? साइटोकाइनिन, यानी पादप हार्मोन हमारा इसका राइट आंसर होगा साइटोकाइनिन। अगले प्रश्न पर चर्चा करिए। अगला प्रश्न ने क्या कहा है जी? अगले प्रश्न में कह रहे हैं जी 2024 का आया हुआ प्रश्न, कह रहे हैं बेटे दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली जगह या स्थान को कहते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न, ये बहुत इंपोर्टेंट, ये बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, कई बार सेट में आया था 2024 के। कह रहे हैं कि ऑप्शन ए स्नेप्स, बी ऑक्सीजन, डी जिब्रेलिन और डी डायाफ्राम। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटे स्नेप्स, यानी दो तंत्रिकाओं के मध्य में जो खाली जगह होती है, यानी जोड़ने का जो काम करती है, संधि जोड़ जिसे कहते हैं, तो उसी को कहा जाता है कि स्नेप्स। ठीक है, आगे अगला प्रश्न। अगले प्रश्न 2024 का आया हुआ प्रश्न है, ये भी 2024 में आया हुआ प्रश्न है। 40वें प्रश्न पर चलते हैं। तो अब क्या कह रहे हैं, निम्न में से कौन एक पारतंत्र में उत्पादक उत्पादक का उदाहरण है? उत्पादक की बात हो रही है बेटे, उत्पादक इन्हें कहते हैं आप स्वपोषी पोषण, क्या कहते हैं? स्वपोषी। तो देखिए ये शेर, ये तो कुछ करते ही नहीं है। ऑप्शन बी डी, ऑप्शन सी हरे पौधे, ऑप्शन डी वर्षा। तो इनका जो राइट आंसर होगा बेटे क्या होगा? हरे पौधे क्या है? हमारे उत्पादक का उदाहरण होते हैं बेटे। धन्यवाद। चलिए अब इसके बाद आपके बेटे प्रश्न चलते हैं। 41वां प्रश्न है जो 2024 में आपसे पूछा गया है। कह रहे हैं कि रक्त दाब नापा जाता है। ये जो रक्त दाब है किसके द्वारा नापा जाता है जी? ऑप्शन ए स्फेग्नोमीटर, बी स्टेथोस्कोप, सी माइक्रोस्कोप, डी माइक्रोमीटर के द्वारा नापा। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो होगा आपका जी स्फेग्नोमीटर। स्फेग्नोमीटर के द्वारा क्या होता है बेटे? रक्त दाब को मापा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद है स्टेथोस्कोप। अच्छा, स्टेथोस्कोप के द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा होता है बेटे हृदय गति। हृदय गति किसको नापा जाता है जी? हृदय गति को नापा जाता है। अच्छा, माइक्रोस्कोप के द्वारा क्या नापा जाता है फिर?
माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के द्वारा नापा जाता है बेटे, सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है। तीसरा है बेटे माइक्रोमीटर, इसके द्वारा क्या मापा जाता है, सूक्ष्म दूरियां, इनके द्वारा क्या नापा जाता है बेटे, सूक्ष्म दूरियां। सूक्ष्म दूरी यानी किसी भी यंत्र की हम छोटी से छोटी दूरी है, वो यंत्र छोटा है उसको हमें नापना है, किसी कोई जगह छोटी सी है उसको नापा जाए तो किससे नापते हैं, माइक्रोमीटर के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न आपका 42वां प्रश्न है। 42वें प्रश्न में कह रहे हैं 2024 का आया हुआ प्रश्न है। कह रहे हैं कि एक लिंगी पुष्प है, एक लिंगी पुष्प। अच्छा, एक लिंगी पुष्प का क्या मतलब होता है, यानी ऐसा पुष्प जिस पर नर हो या मादा हो, कोई एक हो, नर हो उस पर, चाहे बेटे मादा हो, उसी को कहा जाता है बेटे एक लिंग। बात समझ में आई, जिस पर नर या मादा कोई एक ही होता है उसी को कहा जाता है बेटे एक लिंगी। और इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है बेटे पपीता। चलिए, क्या उसमें दिया है, दिया भी है बेटे पपीता ही है, तो गुड़हल मैंने बता ही दिया, तो ये इसका राइट आंसर होगा बेटे पपीता। और गुड़हल, सरसों और गुलाब, ये जो बेस्ट उदाहरण है बेटे द्विलिंगी के, इंपोर्टेंट याद रखना उसको, द्विलिंगी। तो इनमें जो अभिक्रिया होती है वो किसकी होती है बेटे, द्विलिंगी। ठीक है। हाँ, द्विलिंगी का मतलब समझते हैं, एक ही पुष्प पर नर और मादा दोनों होते हैं, उसको कहा जाता है बेटे द्विलिंगी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न 2024 का आया हुआ प्रश्न है। एक एक प्रश्न बढ़िया और शानदार मैंने आपको प्रश्नों को रखा है बेटे। हाँ, चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही बढ़िया प्रश्नों को रखा। ठीक है। कह रहे हैं कि बेटे कि आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं, क्या होते हैं जी आहार श्रृंखला में उत्पादक, चूहा है, बिल्ली है, खरगोश है, पेड़ पौधे हैं जी हरे। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कौन होगा बेटे, हरे पेड़ पौधे होते हैं, यानी जो स्वपोषी होते हैं, जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया की उपस्थिति में करते हैं बेटे, वही आपके क्या होते हैं। हाँ। अगला, अगले प्रश्न में क्या कह रहे हैं। हाँ, अगले प्रश्न है 2024 में भी आया हुआ प्रश्न है। कह रहे हैं बेटे 2024 का प्रश्न है कि पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। हाँ, ऑप्शन ए पुदीना, ऑप्शन बी आलू में, सी ब्रायोफिल्म में, डी इनमें से। ब्रायोफिल्म का मतलब होता है बेटे पत्थर चटा, पत्थर चट्टा। आपने देखा होगा बेटे पत्थर चट्टा जो होता है, पथरी जब रोग हो जाता है, एक पथरी स्टोन्स जो हो जाती है, चाहे वो किडनी में हो, पित्ताशय में, तो जो पत्थर चट्टा जो पत्ता हो, पेड़ होता है, उसके पत्ते को पीस के खिलाया जाता है। ठीक है। तो उस पत्थर चट्टे की जो पत्ती होती है उसको देखना, पत्ती की जो बनावट होती है बेटे वो कुछ इस टाइप से होती है, देखो इस टाइप से उसमें कलियां निकली होती है, देखो इस टाइप से, ये ये तो ये जो पत्थर चट्टा में जो कलियां निकली होती है ना, अब यहां समझना, इन कलियों को, ये जो गड्ढे से होते हैं, ये देखो, ये जो गड्ढे होते हैं ना, ये तो इनमें क्या होता है कि इन्हीं से नए पौधे बनते हैं, नए पौधे का विकास होता है यहां से। तो क्या होता है कि इन्हीं नए पौधों से विकास होता है, इन्हीं को कहा जाता है बेटे कलियां, इन्हीं को क्या कह देते हैं, कलियां। तो अब आप समझ गए होंगे। तो ब्रायोफिल्म में जो होता है बेटे क्या होता है, कलियां पाई जाती हैं। या लिख के आ जाए बेटे पत्थर चट्टा, तो घबराने वाली आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है बेटे, आगे देखते हैं। अरे, तो खत्म हो गया भाई सब। चलिए, गड़बड़ हो गया है कुछ। चलिए
माफ़ी चाहेंगे बेटे, कुछ थोड़ा मिस्टेक हो गया, उसके लिए आपके 6 प्रश्न में से रह गए। तो मैं आशा करता हूँ बेटे कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है बेटे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल पर जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मेरा वादा रहा, मैं एक से एक बेहतरीन वीडियो इसी तरह से आपको लाता रहूँगा। कमेंट सेक्शन में अवश्य जवाब दीजिएगा बेटे कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं बेटे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं बेटे नेक्स्ट वीडियो।